गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है अधिगम वक्र और पठार। इंग्लिश में हम इसे लर्निंग कर्व्स बोलते हैं। लर्निंग कर्व्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और बिना स्किप के देखें, जिससे कि वीडियो को आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, अधिगम वक्र। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम के वक्र होते क्या हैं, व्हाट इज द लर्निंग कर्व्स। तो इसके परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि अधिगम के वक्र सीखने की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ लर्निंग, कितना आपने सीखा, गति, किस गति से आप सीख रहे हैं, उन्नति, आपने किस सीखने में आपने जो सीखा उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, और अवनति को दर्शाते हैं। यानी कि अधिगम के वक्र सीखने की मात्रा, गति, उन्नति और अवनति को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं हम परिभाषाओं की। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो दी स्किनर महोदय ने। उनके अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का कागज़ का विवरण है। यानी कि कोई हमने रिएक्शन की और उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, उसको हम अधिगम का वक्र कहते हैं। अगले जो साइंटिस्ट थे वो थे गेट्स एवं अन्य। उनके अनुसार अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। यानी सीखने की क्रिया में कितनी प्रगति हुई और कितनी प्रगति नहीं हुई, वो कहा था गेट्स एवं अन्य ने। अगले जो साइंटिस्ट थे वो थे रेमर्स। उनके अनुसार सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। दोस्तों, ये थी सीखने वक्र की प्रमुख परिभाषाएं। अब बात करेंगे हम सीखने के वक्र की विशेषताएं, यानी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं सीखने के वक्र की। तो सबसे पहली जो विशेषताएं थी वो है उन्नति की गति समान नहीं होती। यानी जो प्रोग्रेस होती है उसकी गति हमेशा एक समान नहीं होती, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। ये इस प्रकार होती है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। इस प्रकार उन्नति की जो गति है वो एक समान नहीं होती है। अगली जो विशेषता है वो है प्रारंभिक अवस्था में अंतिम अवस्था की तुलना में उन्नति की गति बहुत अधिक होती है। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जो उन्नति की गति थी वो अंतिम अवस्था की तुलना में उन्नति की गति अधिक होती है। यानी कि प्रारंभ में जो गति थी सीखने की वो सबसे ज़्यादा होती है। इसको अपन ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये सीखने की गति है वो सबसे पहले थी प्रारंभिक अवस्था में, फिर वो डाउन हो गई इस प्रकार से। अगली जो विशेषता है वो है प्रारंभ में गति तीव्र होती है, पर यह सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। यानी कि ये सभी में लागू नहीं होती है। प्रारंभ में जो सीखने की गति होती है वो बहुत तीव्र होती है। अगली विशेषता है सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है, पर सीखने की प्रगति एक निश्चित दिशा में होती है। यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसमें कभी हम ज़्यादा सीखते हैं, कभी हम कम सीखते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो कर्व है, वक्र है, उसमें उतार चढ़ाव के कौन कौन से कारण हैं, यानी किस किस कारण से जो सीखने के वक्र हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, पॉइंट है उसका उत्तेजना, एक्साइटमेंट। यानी कि जब हमें किसी चीज़ के प्रति एक्साइटमेंट होती है तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं। दूसरा है थकान। अगर हमें थकान होगी, बोरिंग महसूस होगी, तो हमारी सीखने की गति है वो धीमी हो जाएगी। अगला है प्रोत्साहन। जब हमें प्रोत्साहन मिलता है तो हमारा सीखने की गति तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। संतुलन, इक्विलिब्रियम। इसके माध्यम से अगर संतुलन होता है तो हमारी सीखने की गति एक समान बनी रहती है, न ज़्यादा तीव्र गति से नीचे गिरती है, न ज़्यादा तीव्र गति से ऊपर बढ़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों अधिगम वक्र के प्रकार, यानी कौन कौन से अधिगम वक्र के प्रकार हैं। तो अधिगम वक्र के प्रकार ये 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। सबसे पहला जो अधिगम वक्र का प्रकार है वो है सरल रेखी, या हम इसको समान निष्पादन वक्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, इक्वल या स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें क्या होता है, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर सदैव समान गति से बढ़ती है। यानी कि जो अधिगम की दर है वो समान गति होती है उसकी, न ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा।
सरल रेखी अधिगम वक्र या समान निष्पादन वक्र के प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। इस तरह का वक्र बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि ये जो कर्व है वो बहुत कम देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि एक बालक कि कक्षा 10 में भी 60% बने थे और 12th में भी 60% बने थे, तो उसका अधिगम का जो प्रकार होगा वो सरल रेखी अधिगम होगा। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा ग्राफ है, इसमें अधिगम जो है वो इस तरह से सीधा जाता है, यानी अधिगम की दर सदैव समान होती है, ना ज़्यादा नीचे गिरती है ना ज़्यादा ऊपर उठती है। तो ये हमारा सरल रेखी अधिगम वक्र है। अगले बात करते हैं, अगला नंबर है वो है ह्रास निष्पादन, या हम इसको उन्नतोदर बोलते हैं या ऋणात्मक बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसको कॉन्वेक्स वक्र बोलते हैं। कॉन्वेक्स, इसमें क्या होता है, इसमें प्रारंभ में गति सीखने की जो होती है वो तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो हम इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, इसमें पहले सीखने की गति तीव्र होती है फिर धीमी हो जाती है। ये हमारा एक कॉन्वेक्स टाइप का बनता है, कॉन्वेक्स, इसीलिए हम इसको ऋणात्मक अधिगम वक्र भी बोलते हैं या उन्नतोत्तर बोलते हैं या कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। अगले नंबर पे बात करते हैं, इसके बारे में एक और विशेषता ये है, यह सबसे लोकप्रिय वक्र है। कला विषयों में यही वक्र बनता है, यानी आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के, उसमें यही वक्र फॉर्मेट होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि कक्षा में प्रथम द्वितीय और तृतीय पीरियड्स होते हैं, उसमें सीखने की गति तीव्र होती है तथा आखिरी के पीरियड्स में सीखने की गति धीमी हो जाती है। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें एक उत्साह होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो हमें सीखने में हमारा मन लगता है, और जिस प्रकार पीरियड दर पीरियड निकलते चले जाते हैं हमारी सीखने की गति धीमी होती चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं ऋणात्मक अधिगम वक्र, या इंग्लिश में हम इसे कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। अगले पे बात करते हैं, अगला जो नंबर है वो है नंबर 3, धनात्मक, या हम इसको वर्धमान या नतोदर, या इंग्लिश में हम इसको कॉनकेव वक्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रारंभ में गति धीमी तथा बाद में तीव्र हो जाती है। गणित तथा विज्ञान विषय के वक्र यही होते हैं। लेते हैं उदाहरण के लिए ग्राफ के लिए, ये हमारा ग्राफ है, इसमें प्रारंभ में गति जो होती है वो धीमी होती है फिर बाद में तीव्र हो जाती है। इसी को हम धनात्मक अधिगम वक्र बोलते हैं या कॉनकेव वक्र बोलते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड टाइपिंग पर सीखते समय सीखने की गति पहले धीमी होती है और जब हमें अभ्यास हो जाता है अच्छे से तो हमारी गति तीव्र हो जाती है। अब बात करते हैं नंबर 4, मिश्रित या अवग्रहास या एस टाइप वक्र। इसमें क्या होता है, प्रारंभ में गति तीव्र होती है सीखने की, फिर धीमी हो जाती है, फिर तेज हो जाती है और फिर धीमी हो जाती है। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार बनता है। ये जो ग्राफ है हमारा, पहले तीव्र फिर धीमी फिर तीव्र फिर धीमी फिर तीव्र फिर धीमी, इसी को हम एक एस टाइप का वक्र होता है। इसका एस टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एस टाइप की आकृति बनती है इस प्रकार की। उदाहरण के लिए जब छात्र कंपटीशन की तैयारी करता है तब उसका अधिगम तीव्र हो जाता है, लेकिन जब परीक्षा होती है कुछ समय के लिए पढ़ाई नहीं करता है तो उसका अधिगम धीमा हो जाता है, और फिर वैकेंसी आने पर वापस तैयारी करता है तो उसका अधिगम तीव्र हो जाता है, फिर जब पेपर हो जाता है तब उसका अधिगम फिर धीमा हो जाता है। इस प्रकार का वक्र कहलाता है एस टाइप का वक्र। ये थे दोस्तों अधिगम वक्र के प्रकार। अब बात करेंगे हम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग कर्व्स। सबसे पहला है पूर्वानुभव, यानी कि हमें पहले का अनुभव किस प्रकार का है वो भी वक्र को प्रभावित करता है। अभ्यास, प्रैक्टिस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अधिगम वक्र को प्रभावित करने में, क्योंकि हम जिस प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो हमारा
अधिगम वक्र की जो सीखने की गति होगी वो ज़्यादा होगी। अगला है सरल से कठिन की ओर। अगला है कौशल, स्किल्स। और अगला है उत्साह एवं रुचि। उत्साह एवं रुचि भी वक्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ये थे दोस्तों अधिगम वक्र के प्रकार। अब हम बात करते हैं अधिगम के पठार। प्लेट्यू ऑफ लर्निंग इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। जब सीखने में उन्नति और अवनति का बोध नहीं हो तो पठार आ जाता है। ना जब हम सीखते हैं तो ना हमारा जो सीखने की दर है वो ज़्यादा ना होती है और ना ही कम होती है, तो उसमें एक पठार सा आ जाता है, एक प्लेन सा आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं अधिगम के पठार। इसकी परिभाषाओं पे बात करते हैं। स्किनर के अनुसार अधिगम पठार वह स्थिति जिसमें उन्नति का बोध नहीं होता है, यानी कि हम जो सीख रहे हैं उसमें कोई सीखने की गति में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो वह पठार होता है। रैक्स एवं नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति की सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। सोरेनसन के अनुसार सीखने की अवधि में पठार कुछ दिनों, सप्ताह या कुछ महीनों तक रहते हैं। अब बात करते हैं हम पठार के कारण। तो सबसे पहला कारण है विषय रुचि का अभाव। अगर हमारे सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो वो सीखने में पठार आ जाता है। थकान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखने में। मानसिक अस्वस्थता, यानी कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो सीखने में पठार आ जाते हैं। सीखने की अनुचित विधि, यानी विधि भी अच्छी नहीं है तो भी ये महत्वपूर्ण कारक है पठार के। अभ्यास या अभाव, उपयुक्त ना होना, आवश्यकता के अनुसार नहीं, कार्य की जटिलता, मनोशारीरिक दशा, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान, व्यवधान व प्रेरणा का अभाव, नकारात्मक कारक जैसे आलस, ध्यान भंग, उत्साहहीनता, ज्ञान का अभाव, ये पठार के महत्वपूर्ण कारक हैं। इनके अभाव में हमारे अधिगम में पठार बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम ये जो पठार बन जाते हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले सीखने के समय का वितरण, यानी जो हम सीख रहे हैं उसमें समय का वितरण होना बहुत ज़रूरी है, टाइम पर। दूसरा उत्साह के साथ निकल, जब हम सीखते हैं किसी भी सब्जेक्ट को तो उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उत्साह होगा तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तीसरा है पाठ्य सामग्री का संगठन। पाठ्य सामग्री किस प्रकार की, अगर पाठ्य सामग्री सुसंगठित प्रकार की होगी तो हम अच्छे से सीखेंगे, अगर सुसंगठित नहीं होगी तो अच्छे से नहीं सीखेंगे, तो वो पठार का कारण बनते हैं। अगला है शिक्षण विधि में परिवर्तन। अगर बच्चा उस विधि से नहीं सीख रहा है तो हमें शिक्षण विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगला है प्रेरणा तथा उद्दीपन, मोटिवेशन एंड स्टिमुलस, ये भी बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। अगला है विश्राम और अच्छी आदतें। ये थे पठार का निराकरण करने के महत्वपूर्ण तत्व। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, अधिगम के वक्र तथा पठार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।